रीता कुमारी के कथा संसार में आज सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी वंचिता। अगर यह कहानी आप सबों को पसंद आए तो लाइक करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने विचार लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी वंचिता। नैना शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। काफ़ी कम उम्र में ही उसने काफ़ी मान सम्मान और धन संपत्ति हासिल कर लिया था। अपने पति राहुल वर्मा और 2 बेटियों काव्या और काजल के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। फिर भी उसके दिल का एक कोना हमेशा रिक्त रहता। किसी बहुमूल्य वस्तु के खो जाने जैसा आभास उसके मन को उद्वेलित किए रहता, खासकर तब और भी जब काव्या और काजल एक दूसरे से घुल मिल कर बातें करते रहती। उसे अपनी दी की याद अत्यधिक सताने लगती। आज समय के एक लंबे अंतराल और परिस्थिति ने दोनों बहनों को एक दूसरे से इतनी दूर लाकर खड़ा कर दिया था कि वे एक दूसरे के हालात से भी अनजान थीं। दोनों बहनों के बीच की संवेदनाएं और प्यार ही जैसे जड़ हो गए थे। कभी ऐसा भी था कि उसका कोई भी काम कृष्णा दीदी के बगैर पूरा ही नहीं होता था। उन्हीं के साथ सोना, उन्हीं के साथ पढ़ना, उसके टूथब्रश पर पेस्ट लगाने से लेकर उसका होमवर्क पूरा करवाने तक का जिम्मा कृष्णा दीदी के पास ही था। दीदी के पास उसके सभी मर्ज की दवा भी थी। वह उनकी सबसे अंतरंग सहेली और श्रोता थी। भले ही उन दोनों के उम्र में 10 वर्षों का अंतर था और वह दीदी की आधी से ज़्यादा बातें समझ नहीं पाती थी, फिर भी वे अपनी सारी बातें उसी से शेयर करती। जब भी दीदी परेशानी में होती उसे सीने से लगाए घंटों दीवार को निहारती अपना सुकून तलाशती रहती। वैसे भी वे ज़्यादातर चुप ही रहती थी। वे माँ का इतना सम्मान करती थी या डरती थी कि माँ के सामने उनकी ज़बान ही नहीं खुलती थी। वह तो बाद में नैना को पता चला कि माँ दीदी की सौतेली माँ थी और नैना अपनी बेटी। फिर भी माँ उसके साथ कभी सौतेला व्यवहार नहीं करती थी, पर उन्हें प्यार भी नहीं करती थी। हाँ, अपने फर्ज को पूरा करने में कोई कोताही नहीं बरतती थी। दीदी उनकी जिम्मेदारी थी, इसे वह अच्छी तरह समझती थी और निभाती थी। अपने सौतेली बेटी के लिए उनके मन में कोई द्वेष नहीं था, तो कोई सपना भी नहीं था, कोई प्यार भी नहीं था। वहीं उसकी जान दीदी में बसती थी और दीदी की हंसी उसकी मुस्कान में, उसकी खुशी में। यह शायद माँ कभी समझ नहीं पाई। दोनों बहनों के बीच का प्रेम उनकी समझ से बाहर था, जबकि दीदी ने प्यार के इस सत्य को समझा ही नहीं, अपनी बहन के प्रति निभाया भी। देखते देखते नैना 7वीं क्लास में पहुंच गई थी और दी MA फाइनल ईयर में। उन्हीं दिनों नैना को महसूस होने लगा था कि दीदी की फितरत कुछ बदल रही है। उनका यूँ गुनगुनाते रहना, उनकी बात बेबात की हंसी और बिना वजह की उदासी उसे आश्चर्य में डाल देती। कभी कभी वह घंटों उड़ते परिंदों पर नज़र जमाए आकाश में जाने क्या ढूंढती रहती। वह खींच कर उन्हें खींचती, परेशान करती ताकि उनका ध्यान उसकी तरफ बटे। तब दीदी कभी उसे गले से लगाकर और कभी गुदगुदा कर सारे गिले शिकवे दूर कर देती। बाद में माँ के गुस्सा होने और पापा के साथ लड़ने झगड़ने से वह जान गई थी कि दीदी को किसी विजातीय लड़के नवीन जी से प्यार हो गया था। न चाहते हुए भी पापा दीदी की खुशी चाहते थे। वहीं माँ को लगता कि इस शादी से उनकी अपनी बेटी नैना की समाज में शादी होनी मुश्किल हो जाएगी। साथ ही लोग उसे दोष भी देंगे कि अपनी सौतेली बेटी का ख्याल नहीं रखा। इसलिए माँ इस शादी के लिए किसी भी शर्त पर तैयार नहीं थी। उसी तरह नवीन के माता पिता भी पूरी तरह इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। इस प्यार की कहानी खबर बनकर उड़ते उड़ते लोगों को कानों तक पहुंचने लगी। हैरान परेशान माँ ने बुआ की मदद से जल्दीबाजी में एक लड़का जयंत शर्मा को ढूंढ निकाला और जल्दी से दीदी की
शादी फिक्स कर दी। उनका चंडीगढ़ में कपड़े का अच्छा खासा व्यापार था और पटना से काफ़ी दूर भी था। माँ का मान रख दीदी ने इस फैसले का कोई विरोध नहीं किया और शादी करने के लिए हामी भर दी। जन्म से ही वंचिता दीदी हमेशा अपने विमाता में ही अपनी माँ को ढूंढती थी, लेकिन माँ सिर्फ अपना फ़र्ज निभाती थी। न जाने क्यों उनकी ममता अपनी इस बेटी के लिए सोई पड़ी थी। इन सब बातों के बावजूद नैना को अपनी दीदी की शादी को लेकर काफ़ी उत्साह था। शादी के समय जीजाजी के जूते चुराने का मासूम प्रयास कर ही रही थी कि उसके जीजाजी कुछ रुपए अपने पॉकेट से निकालते हुए बोले, क्या मेहनत कर रही हो, जूते के बदले तुम्हें पैसे ही न चाहिए तो लो रुपये लो और खिसको यहाँ से। जीजाजी की रूखी और दर्द से भरी आवाज़ ने उसके सारे उत्साह पर पानी फेर दिया। वह सुन रह गई और जूता फेंक कर दौड़ती हुई अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। विदाई के समय दीदी खुद उससे मिलने आई। वह उनसे लिपट कर देर तक रोती रही। दीदी के जाने के बाद वह यही सोचती रही, जाने कैसे उस रूखे आदमी के साथ रहेगी। दीदी के जाने के बाद वह पूरी तरह अकेले पड़ गई थी। जब दीपक फेरे के लिए आई तब काफ़ी उदास और दुखी लग रही थी। एक हफ्ते में ही जीजाजी उसे बुलाकर वापस ले गए। अब सोचती है तो उसे लगता है जीवन के मंसूबे चाहे कुछ भी होते हों, पर सब कुछ काल के अधीन होता है। नैना जब माँ से दीदी को बुलाने के लिए बोलती तो झिड़कियाँ खाती कि अब उसकी अपनी भी गृहस्थी है, उसे छोड़कर बार बार यहाँ नहीं आ सकती। उसे लगता माँ जानबूझकर उसे नहीं बुलाती। शायद वे चाहती थी कि अपनी पिछली ज़िंदगी भुला दी अपने घर गृहस्थी में रम जाए। पर क्या हम अपनी पिछली ज़िंदगी को इतनी आसानी से भूल सकते हैं? हम चाहे जितने उत्साह से जीवन की शुरुआत करें, भविष्य की योजना बनाएं, पर जीवन में घटित घटनाएं उसे नए नए मोड़ देती रहती है। दीदी के अतीत की चिंगारियां उनकी गृहस्थी पर भी जा पड़ी थी और एक दिन अचानक हाथ में बैग लिए मायके के दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। वह लपक कर दी के गले से लग गई थी, लेकिन दी भयभीत नज़रों से माँ की तरफ देख रही थी। उनको यूँ अकेला आया देखकर माँ किसी अनहोनी की आशंका से परेशान हो उठी थी। तुरंत उनके सामने सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए थे। उसके बाद माँ दीदी के ससुराल वालों को फ़ोन लगाकर देर तक विनम्रता की हद तक जाकर बातें करती रही। फिर दीदी को अपने पास बुलाकर देर तक समझाती रही, ध्यान से मेरी बात सुन, मैं मानती हूँ मेरी ही गलतियों के कारण आज तू ससुराल में सुखी नहीं है, फिर भी मैं ही कहूँगी कि अब सब कुछ बर्दाश्त करके तुम्हें अपने ससुराल में निभाना ही होगा। यूँ ही घर छोड़कर तू यहाँ आती रही, तुम्हारे माता पिता के मान सम्मान को ठेस लगेगी। समाज में इतनी बदनामी होगी कि तुम्हारी बहन का भविष्य भी दांव पर लग जाएगा। इस बार तो तुम्हारे ससुराल वालों से माफ़ी मांग कर बात संभाल ली हूँ, पर आगे से ध्यान रहे ऐसी गलती कभी मत करना, वरना हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जब जीजाजी दीदी को लेने आए वो चुपचाप उनके साथ चली गई। वही उनका पटना में अंतिम आगमन था। यह जानते हुए भी कि दीदी अपने ससुराल में सुखी नहीं है, माँ पापा ने 2 साल बीत जाने पर भी उन्हें बुलाना ज़रूरी नहीं समझा। वे शायद यह सोच रहे थे कि इस तरह उन्हें ससुराल में छोड़ देने से परिवार में पूरी तरह घुल मिल जाएंगी। एक दिन पापा को किसी ने बताया कि दीदी और जीजाजी के बीच तलाक हो गया है और दीदी शहर छोड़कर कहीं चली गई हैं। घबराए पापा ने चंडीगढ़ जाकर पता लगाया तो बात सही निकली। पापा ने अपने स्तर से उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उनका कहीं कोई पता नहीं चला। माँ और पापा को दीदी के ऐसे आचरण से गहरा धक्का लगा। माँ तो और भी गहरे अवसाद से भर गई। उन्हें लगता जाने किस घड़ी में उन्होंने अपनी कृष्णा को ऐसी कड़वी और चुभती हुई नसीहतें दे दी कि घोर संकट में भी उसने मायके का रुख नहीं किया। गुजरते समय के साथ नैना पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई और पति और बेटियों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। फिर भी कभी अपनी दीदी को भुला नहीं पाई। कभी कभी नैना सोचती, काश हमारे बीते हुए दिन हमें वापस मिल जाते और वह दीदी की सारी खुशियाँ वापस दिलवा देती।
जिसकी कामना कभी उन्होंने भी की होगी। हम सभी जानते हैं यह सब व्यर्थ के द्वंद्व है, फिर भी दिल ऐसे ही किसी रास्ते को ढूंढता फिरता है। एक दिन अचानक नैना का तबादला पटना से रांची हो गया। कार्यभार संभालते ही टीकाकरण के सिलसिले में आसपास के गांवों में उन्हें दौरा करना पड़ा। एक गांव में लोगों का रवैया बड़ा ही असहयोगपूर्ण था। कुछ लोग अपने बच्चे को टीका लगवाने को तैयार ही नहीं होते, कुछ लोग टीका लगवाने के बदले पैसों की मांग करते। नैना को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तभी गांव के एक समझदार महिला ने उसे सुझाव दिया, आप यहाँ की बहन जी से क्यों नहीं मिलती? वे आपकी बातें यहाँ के लोगों को आसानी से समझा देंगी। वह तुरंत बहन जी से मिलने चली गई, जहाँ एक नया अचंभा उसका इंतज़ार कर रहा था। सामने बैठी महिला को देखकर अगर वह पास पड़ी बेंच को थाम नहीं लेती तो अपने थरथराते कदमों को उसके लिए संभालना मुश्किल था। वह स्तब्ध एकटक से उस औरत को निहारे जा रही थी जो उसके सामने बैठी थी। उसके सामने और कोई नहीं, उसकी दीदी बैठी थी। तभी उसके कानों में वही चिर परिचित रिश्तों से परे प्यार भरी धीमी आवाज़ गूंजी और वह खामोश उस आवाज़ के सम्मोहन में बदती जा रही थी। आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। मैं जानती थी कोई मुझे ढूंढ पाए या नहीं, पर एक दिन तुम मुझे ढूंढ ही लेगी, क्योंकि हम दोनों रिश्तों से नहीं दिल से जुड़े थे। अपने मन के तूफानी हलचल को समेटती नैना बच्चों की तरह उनके गले से लगकर रो पड़ी। खामोशी से दोनों बहनों की आंखों से बहते आंसू में 20 वर्षों के शिकवे शिकायतें थीं, वियोग का गम था और प्यार के उलाहने थे जो धीरे धीरे मुखर होने लगे। दोनों ने खुलकर पहले की तरह अपने दुख सुख बांटे। तब खुलकर दीदी ने चुपचाप पलायन करने के राज भी बता दिए। सामंती विचारधारा के जीजाजी कभी दीदी के साथ तारतम्य बैठा ही नहीं पाए। दीदी की शैक्षणिक योग्यता, उनका स्वाभिमान, पैसों से ज़्यादा अपने सिद्धांतों और भावनाओं के लिए महत्व देना, पति को देवता मानने के बदले मित्र सा व्यवहार और पत्नी को पैर की जूती समझने वाले जीजाजी को राशि नहीं आ रहा था। वे उसके स्वाभिमान को चूर चूर करना चाहते थे, इसलिए खुलेआम अवांछित संबंध पाल रखे थे। जैसे ही उन्हें दीदी के अतीत की कुछ जानकारियां मिली, दीदी को अपमानित करने के लिए उनके अतीत का भी सहारा लेने लगे। ससुराल वाले भी इस सब बातों के लिए दीदी को ही दोषी मानते और उन्हें घर छोड़ने के लिए लगातार मजबूर कर रहे थे। दीदी इतना सब कुछ सिर्फ नैना के लिए बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन हर इंसान के बर्दाश्त करने की सीमा होती है। पति और उसके परिवार वालों की अकड़, गुरूर और रसूख के आगे वे टिक नहीं पाई, क्योंकि ऐसे दुख की कठिन घड़ी में लड़की का सबसे बड़ा सहारा उसका मायका होता है, जो माँ के तिरस्कार और कड़वे वचन के कारण पहले ही छूट गया था। फिर भी दीदी ने हिम्मत बटोर कर एक स्कूल में नौकरी ढूंढ ली और घर छोड़ दिया। जीजा जी ने कोर्ट में तलाक के लिए पहल की, जिसका उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और आसानी से तलाक मिल गया। इतना सब कुछ सुनकर नैना का दिल तार तार हो गया। वह जड़ सी हो गई थी। अंततः उसकी चुप्पी टूटी। आप नए सिरे से भी तो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि मैंने नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करने के बारे में सोचा नहीं। नवीन, जो कभी मुझे बेहद प्यार करता था, मेरी शादी के बाद किसी दूसरी लड़की से शादी करने का फैसला कर चुका था कि वह किसी से भी शादी नहीं करेगा। उसके साथ मैं अपना नया जीवन फिर से शुरू कर सकती थी, लेकिन फिर वही बात हो जाती। मुझ पर तरह तरह के लांछन लगते, जिससे पापा और माँ अपमानित होते। इस बात का भी डर था कि कहीं माँ की आशंका सही न साबित हो जाए और मेरी मासूम बहन को मेरे किए का फल भुगतना पड़े। इसलिए मैं अपने सुखों से भाग रही थी। सच पूछो तो कभी भी अपने सुख के बदले अपने लोगों को सुखी देखने में ज़्यादा संतोष मिलता है। मैं अपने जीवन में इतने दुख झेले थे कि अपने जैसे अकेले और बेसहारा लोगों का दुख मुझे बेहद दुखी कर जाता।
उनके दुख और परेशानियों को दूर करने में मुझे संतोष मिलता। मैं स्कूल और ट्यूशन से जितने पैसे कमाती उनमें से अपने खर्चे के लिए रखकर बाकी ज़रूरतमंद लोगों पर खर्च कर देती। तब मुझे यह भी अनुभव हुआ कि इस छोटे से जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अधिक सुख की तलाश और उसके संजोने की चिंता में सारी उम्र गुजार देते हैं, फिर भी सुख का अनुभव नहीं होता। फिर वैसे सुख के पीछे भागने से क्या फ़ायदा। धीरे धीरे मैं एक एनजीओ से जुड़ गई और दूर दराज के आदिवासी इलाकों में जाकर उनकी भलाई के लिए काम करने लगी। आजकल यही मेरा कार्य क्षेत्र है। सारी बातें सुन नैना सख्ती से उनका हाथ थामते हुए बोली, बस अब और नहीं। आज और इसी वक्त यह सुविधा विहीन कठिन जीवन छोड़कर आप मेरे साथ वापस चलेंगे। हल्की सी मायूसी भरी मुस्कान उनके चेहरे पर छा गई। नहीं नैना, यह संभव नहीं है। अब मेरे लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सच पूछो तो अब मैं लौटना भी नहीं चाहती हूँ। जिस किनारे को मैं अपनी मर्जी से त्याग कर पानी की गहराई में उतर गई, उसी दिन उस किनारे का मोह छूट गया। अब तो डूबने का डर भी मन से निकल गया है। बस यूँ ही बढ़ते रहना है। तू भी यह बात अच्छी तरह समझ ले कि इसी में सबकी भलाई है कि तू किसी को भी मेरे विषय में कुछ नहीं बताएगी। उसे लगा दी शायद ठीक ही कह रही थी। वहाँ से लौटने के बाद वह अजीब से बेचैनी महसूस कर रही थी, क्योंकि अपने दर्द को किसी के साथ भी बांट नहीं पा रही थी। धीरे धीरे वह अपने कार्य में व्यस्त होती चली गई। एक दिन अचानक उसी गांव का एक आदमी सूचना लाया कि उसकी दीदी बहुत बीमार है। वह तुरंत उसी आदमी के साथ उन्हें देखने के लिए रवाना हो गई। यह सोचकर उसे दुख हो रहा था कि यह उसकी क्षुद्रता ही थी कि दीदी के इनकार का सहारा ले वह 2 महीने से उनकी कोई खोज खबर लेने नहीं गई थी। वहाँ पहुंचकर उसने देखा क्लांत और अवसन्न दीदी पलंग पर लेटी थी, मानो उनके समस्त शक्ति चूक गई थी। वह घबराकर जैसे तैसे लोगों की मदद से उन्हें अपनी कार में लिटाकर शहर ले आई और उन्हें एक नर्सिंग होम में भर्ती करवा दिया। अब उसने देर नहीं की। माँ और पापा को फ्लाइट से रांची बुलवा लिया। दीदी को डेंगू हुआ था। डॉक्टरों के अथक प्रयास से 2 दिनों से नीम बेहोशी में पड़ी दी को होश आ गया था। उन्हें होश में आया देख माँ पहली बार उन्हें अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। तू तो हमेशा मेरी बेटी बनी रही, पर मैं कभी तुम्हारी माँ नहीं बन सकी। बिना सोचे समझे लिए गए मेरे एक गलत फैसले ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक बार तू मुझे माफ़ कर दे, तभी मैं चैन से मर सकूँगी। दीदी के तेजस्वी चेहरे पर शिशु सी निष्पाप और निर्दोष मुस्कुराहट फैल गई। नहीं माँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं था। आपने जो किया मेरी भलाई सोचकर किया, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। धीरे से दीदी अपना सिर माँ की गोद में रखकर निश्चिंत होकर सो गई, जैसे बरसों से सोई नहीं हो। अभी आप सुन रही थे रीता कुमारी जी की कहानी वंचिता। धन्यवाद।